खैर तो जरा सुन लें फिर। हाँ भैया, फाइनेंशियल मार्केट, पहले फाइनेंशियल मार्केट की बातें सुन लें फटाफट से, जल्दी से। कंसेप्चुअली सारी की सारी बातें शुरुआत से लेकर आखिरी तक की सारी चीजें कंसेप्चुअली क्लियर कर देते हैं और लिटरली इस एक पेज की स्क्रीन पर ही क्लियर कर देते हैं। ठीक है जी, बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये। ठीक है जी, आसान सा चैप्टर है, छोटा ही चैप्टर है। तो जरा आराम से, सबसे पहले तो इस चैप्टर के अंदर आप इसी ही फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग समझते हैं। फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग समझते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट होती क्या है। तो जरा आराम से, इन इजी वर्ड्स, फाइनेंशियल मार्केट कुछ और नहीं बल्कि हमारी शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, यही हमारी फाइनेंशियल मार्केट है आसान भाषा के अंदर। जहां होता क्या है, जहां पर पब्लिक जो की है वो पैसा लगाती है, पब्लिक जो की है वो पैसा डाइवर्ट करती है इस फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, और अल्टीमेटली वो पैसा कहां पहुंचता है, कंपनी के पास। तो सबसे पहला जो एक टॉपिक बनता है फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर के अंदर, तो वो पढ़ता है कि इस फाइनेंशियल मार्केट के अलग अलग फंक्शंस क्या क्या हैं। तो फंक्शन क्या क्या हैं, तो कंपनी को अगर कहीं भी ह्यूज वॉल्यूम में, ह्यूज अमाउंट में रिसोर्सेज रेज करने हैं तो फाइनेंशियल मार्केट उसके पास एक अच्छा खासा जरिया है। इसके अलावा अगर पब्लिक को अपनी जो सेविंग है उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करना है। अब बेकार जगह क्या होती है, बेकार जगह बैंक होता है। क्यों? क्योंकि 6 से 7% ही रिटर्न मिलता है। अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, इकोनॉमी में भी बूस्ट अप होगा, कंपनीज के पास पैसा जाएगा, वो प्रोडक्शन में लगाएंगे, नेशनल इनकम भी बढ़ेगी, तो वो कंपेरेटिवली अच्छा यूज माना जाता है। जिस चीज को हालांकि अच्छे वर्ड्स में क्या बोलते हैं, क्योंकि आपको अच्छे वर्ड्स भी पता होने चाहिए। अब ये जो मैंने बोला कि पब्लिक की पैसे को अच्छी जगह लगाएंगे, तो घटिया शब्दों में क्या लिख देते हैं बच्चे कि हाँ, कि इन्वेस्ट द मनी इन अ गुड वे, है ना, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, इन अ गुड वे ऐसे करके, इन अ बेटर वे ऐसे करके। खैर, तो इसे कहते क्या है, जरा सुन लें आराम से बातों को। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग का मतलब, मोबिलाइजेशन वर्ड का मतलब होता है कि किसी चीज के अंदर मूवमेंट लेके आना। अब घर के अंदर जो आपने सेविंग बंद करके रखी हुई है, बस रखी हुई है, एक जगह रखी हुई है, कहीं यूज नहीं कर रहे हो, तो ऐसा ना करें, इसमें जरा मूवमेंट लेके आए, इसे जरा कहीं इन्वेस्ट करने की शुरुआत करें। और कहां ये शुरुआत करें, कहां मूवमेंट लेके जाएं, फाइनेंशियल मार्केट के टुवर्ड्स। तो आगे लिखा जाता है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग। चैनलाइजिंग का मतलब किसी चीज को एक डायरेक्शन देना। जैसे कि बोला जाता है अक्सर, जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, है ना, होते हैं ना गुरु, गुरु वो बाबा, बाबा जी, है ना, और क्या, वो कहते हैं कि आपके अंदर की जो एनर्जी है, जो शक्ति है, उसको चैनलाइज करो टुवर्ड सम पॉजिटिव वे, पॉजिटिव थिंग्स के अंदर। तो एनर्जी को बर्बाद ना करे, शक्ति को बर्बाद ना करे, चैनलाइज करो, यानी उसे डायरेक्शन दो कुछ अच्छी जगह पर। तो अपनी सेविंग को थोड़ा सा मोबिलाइज करो, उसे घर में जड़ित मत करो, एक जगह रखो मत, उसे मोबिलाइज करो, थोड़ा मूवमेंट क्रिएट करो, और उसको चैनलाइज करो, यानी उसे डायरेक्शन दो, चैनलाइज करो। कहां? इनटू सबसे बढ़िया जगह। अब सबसे बढ़िया जगह को क्या कहूं, इन्वेस्टमेंट। सबसे बढ़िया जगह हम यहां पर कहते हैं अच्छे वर्ड्स में मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। सबसे ज्यादा बढ़िया जहां प्रोडक्टिविटी मिलेगी, मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। तो आपको यहां पर कीवर्ड के तौर पर जो बात याद करनी है वो याद करनी है मोबिलाइजेशन। जैसे टीचर को ये वर्ड मिल जाएंगे तो वो खुश हो जाएगा, आपको नंबर खुशी खुशी दे देगा, बिल्कुल दे देगा। ठीक है जी, तो मोबिलाइजेशन, चैनलाइजिंग और मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, सबसे अच्छी जगह सेविंग को लगाना है, ऐसे करके बातें हैं। खैर, इसके अलावा हाँ भैया, ये तो हमारा पहला फंक्शन था। देन इसके बाद में दूसरा, कि बेसिकली ये फाइनेंशियल मार्केट ही वो है जहां पर कंपनीज के शेयर्स जाते हैं, ट्रेड होते हैं, और उनकी प्राइजेस आपके डिटरमाइन होते हैं, निश्चित होते हैं। जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट है, वहीं पर ही जो चीजों के दाम है, चीजों के मतलब शेयर्स के दाम है, वो डिसाइड किए जाते हैं। वो डे वाइज आपके बदलते घटते ज्यादा होते रहते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से। इसके अलावा अगर ये फाइनेंशियल मार्केट ना होती तो क्या होता, कंपनी को शेयर बेचने में दिक्कत होती और एक इन्वेस्टर को शेयर खरीदने में दिक्कत होती। और अगर एक इन्वेस्टर शेयर खरीद लेता तो उसको बेचने में खासा दिक्कतें रहती, जिसको कहते हैं हम लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है उसे। लेकिन अब क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट है तो एक बार शेयर्स खरीद के मैं रिलैक्स रहता हूं कि मैं तो इसे कहीं भी बेच दूंगा, कोई खास दिक्कत नहीं है, मुझे कोई खास परेशानी नहीं आएगी। तो शेयर खरीदने के बारे में लिक्विडिटी अच्छी खासी हाई ही रहती है। तो फाइनेंशियल मार्केट का अनदर फंक्शन क्या है, प्रोवाइड्स लिक्विडिटी, लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। इसके अलावा और क्या फंक्शन है, प्राइस डिस्कवरी देना। प्राइस डिस्कवरी देना यानी कि अलग अलग जो शेयर्स वगैरह हैं उनका प्राइस डिटरमाइन करने वाले का काम इसी ही फाइनेंशियल मार्केट का रहता है। इसके अलावा थोड़ी बहुत और फंक्शन याद कर सकते हो, बुक से जरूर पढ़ लिएगा, आइडिया तो जरूर लग गया होगा। देन इसके बाद में ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ये आपके दो हिस्सों के अंदर बढ़ जाता है। जरा आराम से, दो हिस्सों के अंदर बढ़ जाता है। वैसे तो हमने कहा कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है, आपकी स्टॉक मार्केट है, लेकिन टेक्निकली सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट एक बड़ी टर्म है जिसका एक छोटा सा सेगमेंट है आपका स्टॉक मार्केट, जिसको कि पुकारते हैं हम
कैपिटल मार्केट। ये जो कैपिटल मार्केट है ये है आपका स्टॉक मार्केट। इस फाइनेंशियल मार्केट का एक दूसरा हिस्सा भी है मनी मार्केट। क्या होता है ये अभी बात करता हूं। तो फाइनेंशियल मार्केट के दो हिस्से हैं, एक है कैपिटल मार्केट जो कि कुछ और नहीं बल्कि आपकी स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, जहां पर मेनली कंपनीज अपनी सिक्योरिटी सेल करती हैं, शेयर्स बेचती हैं और क्या बेचती हैं, डिबेंचर्स बेचती हैं। जबकि यहां मनी मार्केट जो कि एक दूसरा सेगमेंट है जहां पर मेनली आपके कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट्स भी क्या शेयर्स वगैरह कुछ चीजें बेचती खरीदती है, नहीं तो शेयर्स तो खरीदती बेचती है लेकिन वो तो कैपिटल मार्केट का हिस्सा बनता है। बेसिकली मनी मार्केट के अंदर तो कुछ अलग ही चीजें खरीदी बेची जाती हैं। अभी जो शेयर्स है, डिबेंचर्स हैं, क्या है ये सिक्योरिटीज हैं। ऐसी कुछ और चीजें भी होती हैं जो चीजें हमारी सिलेबस का हिस्सा थी नहीं। यानी जैसे ये शेयर डिबेंचर तो हमने 11वीं क्लास की बीएसटी में भी पढ़ा, 12वीं के अकाउंट्स में भी पढ़ा। अब वो जो मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो क्या क्या हैं, जो कुछ यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन डील किन चीजों में करते हैं, तो ये कुछ ट्रेजरी बिल नाम की चीज होती है, ट्रेजरी बिल नाम की चीज, टी बिल पुकारते हैं इन्हें, कॉल मनी नाम की चीज होती है, कॉल मनी, कमर्शियल पेपर होता है, ऐसे करके कुछ नाम होते हैं। ठीक है जी। अब ये क्या होते हैं, तो देखो पहले तो ये बात हमारे लिए बहुत मैटर करती थी कि ये क्या होते हैं। अब हमारे लिए बात मैटर नहीं करती कि ये क्या होते हैं, क्योंकि पहले तो बेसिकली हमारे सिलेबस का हिस्सा हुआ करते थे, इनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता था, नहीं है सिलेबस का हिस्सा। अब आपको सिर्फ ये नाम याद होने चाहिए कि ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, कुछ तो है ये, कुछ तो है, क्या है, नहीं नहीं सिलेबस का हिस्सा नहीं है, सिलेबस का हिस्सा नहीं है इनका मतलब। ठीक है, पहले हुआ करता था। अरे क्यों पूछ लिया जब सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बुक में तो दे रखे हैं, बुक में दिए हुए हैं क्योंकि लास्ट ईयर तक था। कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हें सिलेबस दिखा दूंगा, उसमें नहीं है। नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना वो बुक में, तो इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो मैं बोलता रहता हूँ ना, सीबीएसई खेलता रहता है कई बार किसी टॉपिक को सिलेबस में इन, कभी अगले साल आउट, कभी इन कभी आउट। इसके साथ भी यही खेला है, कभी इन कभी आउट, फिलहाल आउट, आपके सेशन के लिए आउट। ठीक है जी। नाम पता करना है, नाम क्यों पता करना है उसके बारे में भी अभी बात करता हूँ, नाम याद रखिएगा। ठीक है, ये सीख लिया तुमने, ये सीखा तो नहीं, अच्छा है नहीं सीखा, अच्छा इसी की वजह से सिलेबस में नहीं है। मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा इस चैप्टर का जो सिलेबस है हमारा, ठीक है जी, उसमें नहीं है बिल्कुल भी नहीं, ऐसे एक दो ही हैं बस टॉपिक, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, चलो खैर। हाँ भैया, क्या बुक में चेक कर रहे हो, करंट ईयर की बुक है, ठीक है फिर तो कर लो। ये क्या है, तो सपोर्ट मटेरियल है शायद, तो सपोर्ट में क्या चेक कर रही हो, तो वैसे ही पता नहीं, इतनी इतनी तो मिस प्रिंटिंग रहती है इसमें। हाँ बताओ। हाँ, इन दोनों में से तो मार्केट ज्यादा ज्यादा नंबर का आएगा। फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो इक्वली इक्वली है। दूसरी बुक पढ़ लेंगे बस, यहीं से नहीं आ जाएगी। चलो खैर, हाँ भैया, तो जरा सुन लेते हैं। तो कैपिटल मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट जिसके के अंदर कंपनी डील करती है, शेयर डिबेंचर डील करती है। मनी मार्केट के अंदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अपनी गवर्नमेंटल सिक्योरिटीज के साथ में आते हैं, जिनके अजीब अजीब से नाम है, नाम ही याद करने हैं सिर्फ और सिर्फ। अच्छा, इन दोनों की दोनों मार्केट के ऊपर कोई ना कोई एक रेगुलेटर भी तो होता होगा। रेगुलेटर का मतलब जो इन सभी मार्केट्स को कंट्रोल किया करता होगा। तो कौन है भैया रेगुलेटर? तो बेसिकली ध्यान रखिएगा, पहले 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 तो बेसिकली ऐसा हुआ करता था, और ये मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूं, कब 1991 से पहले की बात, रिफॉर्म से पहले की बात, वो स्कैम 1992 हर्षद मेहता वाले स्कैम से पहले की बात। तब बेसिकली अकेला एक ही रेगुलेटर हुआ करता था जो कि एंटायर फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करता था, जो कि था आपका आरबीआई। आरबीआई। इवन वो जो स्कैम 1992 मूवी की बात कर रहा हूं, उस मूवी के अंदर इस चीज का बखान भी है अच्छे से, अगली बार देख लेना दोबारा से डॉट कनेक्ट हो जाएंगे अच्छे से, कि उस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि अकेला आरबीआई के ऑफिशियल्स ही थे जो उस हर्षद मेहता के पीछे पड़े हुए थे कि तुमको तो पकड़ लेंगे। सेबी क्या उस दौरान था या नहीं? तो सेबी था तो सही, लेकिन उसके पास में पावर काफी कम थी। जिन पावर्स मिल गई, ये पावर मिल गई 1992 में, मिल गई स्कैम के बाद मिल गई। इसलिए मूवी के बिल्कुल आखिरी में दिखाते भी हैं कि बेसिकली सेबी को पावर मिल चुकी है, सेबी इमर्ज हो चुका है।
अब तो नहीं होने वाले ऐसे करके स्कैम, और ये भी कारण है कि उसके बाद में स्कैम्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा कम होती चली गई वक्त के साथ में। तो आज के वक्त में तो कहानी क्या है, आज के वक्त में तो कहानी ये है कि मनी मार्केट को रेगुलेट करता है आरबीआई, और शेयर मार्केट यानी कि कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी। सबसे पहली जो कि एक बात है वो यही कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको जरूर याद करना है, एग्जाम के हिसाब से काफी ज्यादा जरूरी। सीबीएसई ने अपने सिलेबस के अंदर भी अलग से पॉइंट बना के लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, जो काफी ज्यादा आसानी से आप कर सकते हो, बहुत ही आसान है। कैपिटल मार्केट के अंदर कंपनी डील करती है, मनी मार्केट में गवर्नमेंट डील करती है। कैपिटल मार्केट के अंदर आमतौर पर शेयर डिवेंचर इशू किए जाते हैं, मनी मार्केट के अंदर ये अजीब अजीब सी चीजें इशू की जाती है, नाम याद करना है। अगली और बहुत ज्यादा जरूरी बात क्या, कि आमतौर पर ये कैपिटल मार्केट से जो पैसा रेज किया जाता है वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए किया जाता है, जबकि मनी मार्केट से शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए ही पैसा रेज किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अगली बात, अगर बात करें रिस्क, रिस्क कहां कम होता होगा, कहां ज्यादा? हाँ, तो देखो ध्यान रखिएगा, माइंड में बस एक ही बात रखें, जहां सरकार है वहां एश्योरिटी है, जहां सरकार है वहां विश्वास है। मनी मार्केट के अंदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व रहते हैं तो वहां पर कोई दिक्कत आमतौर पर नहीं होती, तो यहां पर रिस्क ना के बराबर रहता है, बहुत कम रहता है, तो यहां रिस्क कंपैरेटिवली कम रहता है। यहां भी रिस्क वैसे तो कम ही है, बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि सेबी जिंदाबाद, सेबी बैठा हुआ है, कुछ नहीं होने देगा, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली तो यहां पर ज्यादा रिस्क रहता है। हालांकि जब बात आएगी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई, आरओआई मतलब कि कितना पैसा लगाकर आपको बदले में कितना मिल रहा है, तो आरओआई ज्यादा कहां रहने वाला है, तो देखें वही कि जहां रिस्क है वहां रिटर्न है, कहां रिस्क है, यहां रिस्क है तो यही रिटर्न है, जहां रिस्क आप कम लोगे वहां रिटर्न भी आपको कम मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो रिटर्न पोटेंशियल जब बात आएगी, आरओआई जब बात आएगी, तो वो यहां पर हाई है और यहां पर कम है। तो उम्मीद करता हूं, अब मैंने वैसे अपेरेंटली ही डिस्कस किया है, लेकिन अब घर पर जाकर जब आप इन दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे तो अच्छे से कर सकते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली। अगली बात, ये जो कैपिटल मार्केट है ये भी बेसिकली दो हिस्सों के अंदर बढ़ जाता है आगे चलकर। हाँ भैया, ये जो मनी मार्केट है वो तो वहीं सीमित हो जाता है, उसका कुछ आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो कैपिटल मार्केट है ये फर्दर डिवाइड हो जाता है आपका एक प्राइमरी मार्केट। खत्म क्यों नहीं हो रही बातें? और तुम क्या मार के भागने वाले हो क्या, किसी को बैग वैग क्यों नहीं उतार के बैठते? कंफर्टेबल? कभी ऐसे ही लग रहा है यहां से नीचे भाग के जाओगे, यहां से नीचे बालकनी से नीचे पैराशूट खा लो अब बस, है ना, तैयार बैठे हो एकदम, तुम्हें ही मार के भागेगा ये अरे बताओ। खैर, तो प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, जरा आराम से ध्यान से सुन ले, इसकी भी ऊपर ऊपर से बात कर लेते हैं, एग्जाम में इसका भी क्या आता है, तो ऑब्वियसली इसका भी डिफरेंस ही आता है, वर्सेस इसका भी डिफरेंस आता है। जहां प्राइमरी मार्केट क्या होती है, जब सबसे पहली बार कंपनी कंपनी अपने फ्रेश शेयर इशू करती है। आम भाषा में बात करें तो वो जो कंपनी अकाउंट्स में हम जो सारी ही अकाउंटिंग कर रहे थे कि कंपनी इशू 10,000 शेयर्स, तो वो सब कुछ प्राइमरी मार्केट का हिस्सा था, जहां कंपनी शेयर इशू करती है। ये जो इवेंट होते हैं, कौन से इवेंट की कंपनी शेयर इशू कर रही है, क्या ये इवेंट रोज रोज होते हैं? क्या कोई कंपनी रोज रोज शेयर इशू करती है? तो ऑब्वियसली नहीं। आज की डेट में अगर मैं चाहूं, अगर, हाँ भैया, ओ इधर इधर, आज की डेट में अगर मैं चाहूं कि मैं रिलायंस के शेयर रिलायंस से खरीदूं, तो क्या ऐसा मुमकिन है? जरा शब्दों पे गौर करें कि आज की डेट में अगर मैं चाहूं कि रिलायंस के शेयर रिलायंस से खरीदूं या रिलायंस कंपनी से खरीदूं, तो क्या ऐसा मुमकिन है? तो जवाब है ना, क्योंकि इस वक्त एज ऑफ नाउ फरवरी के महीने में ये अभी रिलायंस ने कोई अपने शेयर इशू नहीं किए हुए, आईपीओ नहीं लाया हुआ। आईपीओ का मतलब जब कंपनी शेयर इशू करती है, जिसको आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं, तो आईपीओ वो नहीं लेके आए हुए इस वक्त। जैसे रिसेंट में कुछ वक्त पहले स्विगी कंपनी ने अपने आईपीओ वो लेके आए थे, तो उस दौरान हम चाहते तो स्विगी से शेयर खरीद सकते थे, अब अगर नहीं खरीदे तो क्या हम स्विगी कंपनी से शेयर खरीद सकते हैं? नहीं, उनका तो खत्म हो गया आईपीओ। लेकिन क्या स्विगी के शेयर खरीद सकते हैं? हाँ खरीद सकते हैं। जिन जिन लोगों ने खरीदे थे शेयर, कोई तो होंगे ना खरीदने वाले, तो हम किसी इन्वेस्टर से खरीद सकते हैं। ढूंढ के कैसे? तो ब्रोकर की मदद से, वही एप्स की मदद से। तो आमतौर पर जो ग्रो ऐप है ना, इंडिया होगा ग्रो, तो ब्रोकर तो थे, ऑफलाइन सिस्टम था, तभी वक्त लगता था। खैर, हाँ भैया, तो बेसिकली जो, क्या, खैर,
तो बेसिकली यही पेटीएम मनी, ग्रो, ईटी मनी वगैरह वगैरह, ये काइट काइट क्या भैया पता नहीं ये कौन सा है पता। और आज का तो काइट क्या कहां से आ गई बीच में? ऐप है, छोड़ देते हैं। खैर, तो बेसिकली इन ऐप्स के थ्रू ही हम लोग अक्सर बाय का ऑर्डर प्लेस करते हैं, अकॉर्डिंगली हम लोगों को सिक्योरिटीज मिल जाती हैं, लेकिन वो किसी ना किसी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से ही मिलती हैं। तो जब कहीं भी कंपनी, चुप हो जाएं, जब कहीं भी कंपनी अपने शेयर इशू करती है, जब कहीं भी कंपनी अपने शेयर इशू करती है पब्लिक के बीच में, तो वो प्राइमरी मार्केट का हिस्सा बनती है। जब कंपनी अपने फ्रेश शेयर्स, नए शेयर्स पब्लिक में किसी को देती है तो प्राइमरी मार्केट का हिस्सा होती है। और जैसे ही कंपनी अपने शेयर इशू कर देती है तो हम लोग जानते हैं कि एक टर्म होती है स्टॉक एक्सचेंज, जिसके बारे में अभी डिटेल में थोड़ी और बात करूंगा थोड़ी देर बाद। तो बेसिकली मुद्दे की बात की, जैसी कंपनी शेयर इशू कर देती है तो उसे कहीं ना कहीं एक स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। स्टॉक एक्सचेंज एक तरह की मार्केट होती है, आपको किसी ना किसी मार्केट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जैसे कि आमतौर पे एक सब्जी उगाने वाले फार्मर को सब्जी मंडी में जाते हुए भी अपनी डिटेल्स बतानी पड़ती है, मैं कौन हूं, क्या नाम है, कहां से आया हूं, क्या लेके आया हूं, कितने के भाव में बेचूंगा, सबका रिटर्न रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, तब जाके ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होती है। तो ऐसी एक कंपनी को भी शेयर बेचने से पहले शेयर की मार्केट के स्टॉक एक्सचेंज में जाकर अपना डेटाबेस देना पड़ता है, वो कितने शेयर लेके आ रही है वगैरह वगैरह वगैरह। तो जैसे ही बेसिकली कंपनी शेयर इशू कर देती है तो वो रजिस्ट्रेशन लेती है किसी स्टॉक एक्सचेंज पर, स्टॉक एक्सचेंज इज द मार्केट। तो जैसे ही वो दे दिए शेयर तो वो शेयर मार्केट में फ्लॉट होने शुरू हो जाते हैं। फ्लॉट होने का मतलब क्या हुआ कि अब उनका जो दाम होगा वो वक्त के साथ में बढ़ भी सकता है और वक्त के साथ में गिर भी सकता है, डिपेंडिंग ऑन कंपनी परफॉर्मेंस आमतौर पर। तो बेसिकली आगे चलकर अगर हमें किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो क्या हम किसी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से भी खरीद सकते हैं? तो ऑब्वियसली हां, लेकिन वो होगा सेकेंडरी मार्केट का हिस्सा। यानी जैसी प्राइमरी मार्केट के अंदर कंपनी ने शेयर इशू कर दिए और वो शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर आ गए, तो बाद में हम स्टॉक एक्सचेंज पर उन शेयर्स को खरीद सकते हैं, जो कि बनेगा मेरा सेकेंडरी मार्केट। जैसे स्विगी कंपनी ने शेयर इशू किए थे कुछ वक्त पहले, बट आज की डेट में अगर मैं स्विगी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहूंगा तो मैं किसी स्टॉक एक्सचेंज से ही खरीदूंगा विद द हेल्प ऑफ अ ब्रोकर, किसी इन्वेस्टर से खरीदूंगा, कंपनी से तो नहीं खरीद सकता क्योंकि कंपनी ने अपना आईपीओ शट डाउन कर दिया है, बहुत वक्त बीत गया है। तो ऐसे करके बातें हैं। खैर, तो बताओ जी क्या ये बात भी ठीक है क्या? इसका भी एग्जाम के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि डिफरेंस याद करना है। खैर, देन इसके बाद में आगे ये स्टॉक एक्सचेंज है जिसके ऊपर क्या होती है, ट्रेडिंग होती है, जिसके ऊपर क्या होती है, ट्रेडिंग होती है। तो अलग से आपका एक और टॉपिक भी बनता है, ट्रेडिंग ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेडिंग ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, जिसका अपना प्रोसीजर है और आपको बस वो प्रोसीजर ही याद करना है, हेडिंग्स की फॉर्म में याद कर लें, ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं उठानी है, ध्यान रखिएगा। तो किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए आमतौर पर क्या करते हैं, हम सबसे पहले ब्रोकर सेलेक्ट करते हैं। ब्रोकर का मतलब क्या हुआ, जिसके थ्रू हम शेयर्स खरीदना चाहते हैं। जैसे आजकल तो डिजिटलाइजेशन का जमाना है, सपोज करो मैंने आज से पहले कभी कोई शेयर नहीं खरीदे तो सबसे पहले मैं एक ऐप डाउनलोड करता हूं, वेदर वो ग्रो हो, पेटीएम मनी हो, कुछ भी, तो वो ग्रो क्या है, वो हमारा ब्रोकर है। सबसे पहले हमने उसको सेलेक्ट कर लिया, तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर करते हैं, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर करते हैं। ब्रोकर को सेलेक्ट करने के बाद अब अगर आज से पहले मैंने कभी कोई शेयर परचेज नहीं किए थे तो सबसे दूसरी रिक्वायरमेंट जो आएगी वो आएगी डीमैट अकाउंट खुलवाना। जैसे आमतौर पर पैसे की लेन देन करने के लिए हम बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, तो शेयर्स खरीदने बेचने के लिए हमें डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कराना पड़ेगा। तो दूसरा काम आ जाता है हमारे डीमैट अकाउंट ओपन कराना। डीमैट अकाउंट ओपन कहां होता है, अगर असल जिंदगी में बात करूं तो डीमैट अकाउंट ओपन होता है डीपीज के पास। डीपीज का मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास। क्या होते हैं ये, अभी बात करते हैं। तो डीपीज के पास जाकर आप, और जाकर मतलब फिजिकली जाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की मदद से आप डीमैट अकाउंट ओपन कराते हो। शॉर्ट में डीपी वर्ड लिखा हुआ होता है, इवन आपकी बुक में भी एक्सप्लेनेशन देने के दौरान डीपी 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 वर्ड लिखा हुआ होता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होते हैं, जिनके पास आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। और किन के पास खुलवा सकते हो, आप बैंक्स के पास जा सकते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा में चले जाओ, उनसे बोलो अकाउंट खुलवाना है, वो कहेंगे कौन सा अकाउंट खुलवाना है, सेविंग अकाउंट खुलवाना है, करंट अकाउंट खुलवाना है, एफडी अकाउंट खुलवाना है, या डीमैट अकाउंट खुलवाना है। तो कुल मिला के बैंक्स में जाकर भी आप डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये जो ब्रोकर होते हैं, ब्रोकर कौन, जैसे कि हमारे वाले एग्जांपल के अंदर हमने ग्रो ऐप इंस्टॉल किया था, तो जो ग्रो ऐप है वो ब्रोकर है। हम वहां पर भी ऑनलाइन प्रोसेस के तहत भी अपना
डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, पैन कार्ड वगैरह, आधार कार्ड की फोटो क्लिक करके अपनी सेल्फी लेकर हो जाएगा, डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है। तो ब्रोकर से भी खुलवा सकते हैं, बैंक से भी खुलवा सकते हैं, किसी फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनी यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे एलआईसी या कोई इंश्योरेंस कंपनी, तो इनसे भी हम खुलवा सकते हैं। होते क्या है ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, तो जरा सुन लें आराम से। ये एक तरीके के एजेंट हैं। किसके एजेंट हैं? ये एक तरीके के एजेंट हैं। किसके एजेंट हैं? ये एजेंट है डिपॉजिटरीज के। डिपॉजिटरीज के। डिपॉजिटरीज क्या होती हैं, कौन कौन सी होती है, कितनी होती हैं, वो भी जरा सुन लें। तो ये एजेंट हैं डिपॉजिटरीज के। डिपॉजिटरीज कौन होती हैं? जिनका काम है रिकॉर्ड मेंटेन करना, रिकॉर्ड मेंटेनेंस। किस चीज का रिकॉर्ड मेंटेनेंस? अब देखिए एक कंपनी को तो बस एक बात से मतलब होता है, मैं शेयर इशू करेंगे, बदले में पैसा आएगा, बदले में पैसा आएगा, उस पैसे को अपने बिजनेस में लगाएंगे और फिर बाद में जिस जिस सीरियल नंबर के हमने शेयर्स इशू किए थे उस सीरियल नंबर तो होता होगा ना शेयर्स का, हर नोट का सीरियल नंबर होता है, सारी चीजों के सीरियल नंबर होते हैं, तो सर्टिफिकेट नंबर शेयर्स का भी होता ही होगा। तो जिस जिस सीरियल नंबर के सर्टिफिकेट नंबर के हमने शेयर इशू किए थे उन सबको हम डिविडेंड दे देंगे। अब वो किसके हाथ में है? वो राम के हाथ में है, महेश के हाथ में, गोपाल के हाथ में नहीं पता, कंपनी को नहीं पता होता, ध्यान रखिएगा, कंपनी को कुछ नहीं पता होता। बेसिकली ये सारा का सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना कि कब किसने पैसा लगाया था, एक शेयर किसने कितनी बार बेचा था, इसके अलावा बेसिकली उनको कब कब डिविडेंड दिया गया था, तो ये सारा का सारा डेटा रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम होता है डिपॉजिटरीज का। हमारी कंट्री के अंदर सिर्फ 2 डिपॉजिटरीज हैं, एनएसडीएल, सीडीएसएल। फुल फॉर्म भी आप याद कर सकते हो, क्या पेपर में आ सकती है? हाँ पेपर में आ सकती हैं, ध्यान रखना, हाँ एमसीक्यू के अंदर। तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड, ऐसे करके बातें हैं बस। खैर, तो डी से डिपॉजिटरी ही होना है, एस से सिक्योरिटीज होना है, एल तो लिमिटेड है, और एन का मतलब नेशनल, सी का मतलब सेंट्रल, ऐसे करके है बात। हाँ ऐसे ही है, नाम यही है। ठीक है ठीक है। हाँ पानी, हाँ कर लो विश्वास। नहीं। खैर, जहर है इसमें। आप जानने के लिए देखते रहे, हाँ पियो पियो। खैर, तो सारा का सारा रिकॉर्ड बेसिकली ये लोग मेंटेन करते हैं, लेकिन हम लोग जो अपना अकाउंट ओपन कराते हैं वो इन डीपीज पर कराते हैं। डीपीज कौन है? एजेंट हैं किन लोगों के? इन लोगों के। तो एनएसडीएल के और टीडीएसएल के। हमारी कंट्री के अंदर 2 ही डिपॉजिटरीज हैं, यानी कि 2 ही ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, और ये दोनों ही गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सारी की सारी कंपनीज का डेटा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ये एनएसडीएल, सीडीएसएल, बेसिकली सभी कंपनी, इंडिया की जितनी भी सारी की सारी कंपनीज है, सारा का सारा रिकॉर्ड इनके पास में है, किस कंपनी के कौन से शेयर्स किसने खरीदे हुए हैं, राम ने, महेश ने, सुरेश ने, वगैरह वगैरह। इवन कंपनीज को भी इस बात के बारे में जानकारियां नहीं होती हैं। खैर, तो ऐसे करके बातें हैं। तो खैर मैं जहां था वहीं आ जाता हूं कि सेकंड स्टेप हमारा क्या रहता है? ओपन अ डीमैट अकाउंट, कि हम डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं। तो ओपन डीमैट अकाउंट। अच्छा, ये डीमैट अकाउंट ओपन हम किस की मदद से कराते हैं? टीपीज की मदद से करा, नहीं जरूरी नहीं है ना ब्रोकर, हम तो बड़ी टर्म बोलेंगे, क्योंकि हम क्या बैंक की मदद से भी करा सकते हैं? हाँ, तो हम तो डीपीज की मदद से करा सकते हैं। यानी ये टर्म्स ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर के अंदर जो टीचर है ना, बस ये वो यही देखना चाहता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की, वाकई में बता रहा हूं, यही कहानी है। उन्हें समझ नहीं आता ये क्या है, ये डिपॉजिटरी, कहीं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, कहीं डिपॉजिटरी, कहीं पता नहीं क्या क्या, ठीक है, ब्रोकर आ जाते हैं बीच में। तो कहाँ इन शब्दों का इस्तेमाल करना है? कोई बच्चे होते हैं जो इस क्योंकि उलझ के रह जाते हैं इनमें, तो वो इस्तेमाल ही नहीं करते इन वर्ड्स का। और जहां आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपकी लैंग्वेज की क्वालिटी डाउन हो जाएगी और टीचर आपको अच्छा नहीं मानेंगे। और जितना ज्यादा इन वर्ड्स का इस्तेमाल, आपकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन अगर आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो टीचर खुश हो जाएगी, हाँ यही तो है, अच्छा डीपी भी लिख रहा है, डिपोजिटरी भी, और ब्रैकेट में अगर तुमने लिख दिया ना ये एनएसडीएल सीडीएसएल, तो अच्छा ये भी पता है, बढ़िया है फिर तो। ठीक है, तो यानी इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं? तो हम ओपन कराते हैं डीमैट अकाउंट किसकी मदद से? तो डीपीज की मदद से, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की मदद से। ब्रैकेट में चाहो तो एग्जांपल भी लिख दो, लेकिन कराते किस पर हैं? तो भाई रजिस्ट्रेशन तो एनएसडीएल या सीडीएसएल पर होता है, यानी डिपॉजिटरी पर होता है। तो डिपॉजिटरी पर कराते हैं हम रजिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो कि इन्हीं लोगों के एजेंट हैं। तो ओपन अ डीमैट अकाउंट विद डिपॉजिटरीज, विद डिपॉजिटरीज। तो उम्मीद करता हूं ये डिपॉजिटरीज वर्ड क्लियर
हो गया होगा, ब्रैकेट में बात लिख सकते हो आप, NSDL CDSL ऐसे करके। देन इसके बाद में जैसे ही आपका डीमैट अकाउंट ओपन, तो डन, क्या करें, ऑर्डर प्लेस कर देंगे हम, प्लेसिंग द ऑर्डर, प्लेसिंग द ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस कर देंगे, किस चीज का ऑर्डर प्लेस कर देंगे, जो आप चाहते हो, आप या तो खरीदना चाह रहे होगे या फिर बेचना चाह रहे होगे, ऐसे करके। हालांकि आई एम ए न्यू इन्वेस्टर, तो बेच कैसे सकता हूं क्योंकि मेरे पास था ही क्या, लेकिन अगर मैं एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हूं जिसके पास पहले से शेयर्स हैं, तो मैं ऑर्डर बेचने का भी कर सकता हूं। तो मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन बड़ा सीधा सीधा, कि आपको ट्रेड प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे। हाँ, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, कितना भी आ सकता है, बेसिकली उस हिसाब से ही हम अपनी एक्सप्लेनेशन की क्वांटिटी अप एंड डाउन कर देते हैं। खैर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ भैया, हाँ आगे। हाँ, बेसिकली हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, देन उसके बाद में जो आपका ये ब्रोकर होगा वो बेसिकली आपके ऑर्डर को मैचअप करने की कोशिश करेगा, यानी कि अगर आपने बाय का ऑर्डर प्लेस किया है तो कोई तो ढूंढेगा वो जो सेल करना चाहता हो, और अगर हमने सेल का ऑर्डर प्लेस किया होगा तो वो मैच करने की कोशिश करेगा कि कौन खरीदना चाहता है। हालांकि पहले के जमाने में यही जो मैचिंग का प्रोसेस था, इसके अंदर बहुत दिन लग जाया करते थे, और अब तो डिजिटलाइजेशन हो चुका है, तो अब तो कुछ सेकंड लगते हैं लिटरली। आप इधर से बाय का ऑर्डर प्लेस करो, वहां से लास्ट वॉल्यूम में बेसिकली जो कि है सेल की क्वांटिटीज आ रही होंगी, तो हो जाता है आपका बाय का ऑर्डर प्लेस। तो उसके बाद में किया जाता है आपका मैचिंग द ऑर्डर, ऑर्डर मैच किया जाता है, मैचिंग द ऑर्डर एंड फाइंडिंग द बेस्ट प्राइस, जो आपको सबसे बेहतर प्राइस मिलेगा वो यहां डिटरमाइन हो जाएगा। अलग बना दो पॉइंट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड देन उसके बाद में ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, यानी ऑर्डर एग्जीक्यूट होने का मतलब तो उम्मीद करूंगा समझते ही हैं हम, यानी कि प्रोसेस हो गया, ऑर्डर प्रोसेस हो गया। ऑर्डर प्रोसेस होने के बाद में आपको एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिलता है कि हाँ मिल गया, यानी अगर आप खरीदना चाह रहे थे तो मिल गया शेयर्स, और अगर बेचना चाह रहे थे तो बिक गया शेयर्स। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मिलता है, जो इवन लीगल दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। क्या क्या इश्यू ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट नोट, इश्यू ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट नोट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर कानूनी बहुत सारी बातें लिखी हुई है, ध्यान रखिएगा। तो इशूइंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट नोट, इवन अगर किसी ब्रोकर ने कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करने में लॉ के अंदर जितने दिन की लिमिट, जितने वक्त की लिमिट लिखी हुई है, अगर उससे ज्यादा वक्त ले लिया तो काफी हैवी पेनल्टीज हैं इन ब्रोकर लोगों के ऊपर, इनकी वाट लग जाएगी, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, बहुत गंभीर गंभीर बेसिकली लॉज एंड रेगुलेशंस बने हुए इस चीज के ऊपर। खैर, तो बेसिकली ये सिलेक्शन करेंगे पहले ब्रोकर को, फिर अपना अकाउंट खोलेंगे, फिर उसके बाद में ऑर्डर प्लेस करेंगे, फिर वो ऑर्डर को मैच करेगा, ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिल जाएगा। और सबसे आखिरी एक और बात कोट की जा सकती है क्या, कि ये जो ये ऑर्डर प्लेस करने से लेकर ऑर्डर एग्जीक्यूट होकर कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलने के अंदर, तो बेसिकली एक वो सेटलमेंट पीरियड होता है, सेटलमेंट टाइम होता है, जो कि होता है कितना, हाँ, लेकिन इस चीज को पुकारते हैं नहीं 7 डेज नहीं, इस चीज को हम पुकारते हैं T+2 डेज। ये T+2 डेज का क्या मतलब है भैया, T+2 डेज मतलब, हाँ, तो ट्रांजैक्शन होने के बाद में 2 दिन और, अच्छा आमतौर पर ट्रांजैक्शन होने के बाद 2 दिन और, यानी आप कहोगे कि सीधा सीधा 3 दिन नहीं बोल सकते थे, खैर तो 3 दिन नहीं बोला, बेसिकली ट्रांजैक्शन होने के बाद में 2 दिन और एक्स्ट्रा, ऐसे करके। और क्या जरूरी है कि ट्रांजैक्शन होने के बाद में 2 ही दिन लगे, नहीं, एक भी दिन लग सकता है, मे भी हो सकता है विद इन दैट डे, जब आपने ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुई तभी आपका हो जाए। इसके अलावा बाकी अगर असल जिंदगी की थोड़ी सी जीके 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 थोड़ी सी अच्छी कर लें, साल 2024 अप्रैल साल 2024 तब से ही ये चीज बदल भी चुकी है, ये अब हो चुकी है T+1 डे। उम्मीद करता हूं इतना तो हम समझते ही हैं कि ये T+2 के बजाय अगर सरकार आगे चलकर T+10 कर दे तो ये तो बुरी बात है कि ट्रांजैक्शन डिले प्रोसेस होगी, तो इसको रिड्यूस करना ही अच्छा होगा, जो सरकार ने कर दिया, अपने सिस्टम को बेहतर कर लिया, T+1 वो बना चुकी है, बस CBSE ने नहीं किया अभी अपना सिस्टम अपडेट। तो हमारी पढ़ाई के अंदर तो T+2 ही है अभी, असल जिंदगी के अंदर T+1 हो चुका है, ये आपका ध्यान रखिएगा। हाँ भैया, कौन सा है T+2 है, इश्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट ही समझ नहीं आया वैसे तो, तभी तो कहता हूं जागते रहो। इश्यू ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट नोट, मैंने ये कहा था कि बेसिकली आखिरी में आपको एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिलता है कि जो आपने ऑर्डर प्लेस किया है, वेदर बाय का या सेल का, तो आपको कुछ तो मिलेगा ना, कागज का टुकड़ा डिजिटल फॉर्म में, कि हो गया
कुछ भी नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी बड़ी लाखों की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो कुछ तो मिलेगा ना। तो ये वही है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एक कॉन्ट्रैक्ट बन के आता है कि आपने बेच दिया क्या असल जिंदगी में। हाँ, अगर पता लगा डीमैट अकाउंट में अगर बेचा है हमने, डीमैट अकाउंट से सिक्योरिटी कट गई लेकिन अकाउंट में वैसा ही नहीं आया, तो वो मिलेगा ना, वो डॉक्यूमेंट ही काम आएगा हमारे। ब्रोकर ही इशू करता है ये, फिर हम तो कंप्लेन फाइल करते हैं पहले तो ब्रोकर लोगों को ही बोलेंगे, अगर ये नहीं सुनेंगे तो फिर जाएंगे वही अपना सेबी या रिड्रेसल एजेंसीज के पास वगैरह वगैरह। तो मुद्दा ये है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ट्रांजैक्शन का, बस इतनी सी बात है। ठीक है जी। और ये T+2 का मतलब तो ये है कि फ्रॉम अ प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर टिल इश्यू ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट नोट, मैक्सिमम जो टाइम लगेगा वो T+2 डेज का लगेगा, ऐसे करके बातें। तो बताओ जी कि इतनी बातें समझ में आ गई हैं क्या। देन इसके बाद में एक आखिरी दो बातें और बच जाती हैं और इसी के साथ बात खत्म हो जाती है। आखिरी दो बातें क्या, फंक्शन ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज। अबे ओ तीन यहां थोड़ी ना है, वो तो फंक्शंस ऑफ अ सेबी में है, हो जाता है कभी कभी। तो हाँ बिल्कुल सही बात, यहां पर तो जो फंक्शंस है वो तीन हिस्सों में है। यहां पर तो बेसिकली अलग अलग पॉइंट्स की फॉर्म में है। ठीक है जी, अलग अलग पॉइंट्स की फॉर्म में। और बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज जो कि एक मेजर हिस्सा है फाइनेंशियल मार्केट का, तो मान के चलिए स्टॉक एक्सचेंज के कुछ कुछ फंक्शन इससे भी रिजेंबल करते हैं फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन से। खैर, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, तो एक बार फिर हमने कहा था, हमने बोला था कि स्टॉक एक्सचेंज इज सम काइंड ऑफ मार्केट। जैसे आमतौर पे सब्जी मंडी में सब्जी मिलती है, फल मंडी में फल मिलते हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट जहां स्टॉक मिलते हैं। और स्टॉक का मतलब शेयर्स मिलते हैं, डिबेंचर्स मिलते हैं, और वहां पर बायर भी मिलते हैं, वहां पर सेलर्स भी मिलते हैं, दोनों मिलते हैं। अच्छा, आमतौर पर ये फल मंडी सब्जी मंडी किसी एक ही एरिया में होती है या एक कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेट में, एक स्टेट में एक से ज्यादा भी होती हैं कई बार। जैसे दिल्ली के अंदर आजादपुर मंडी है, गाजीपुर मंडी है ना, सीधी बात है। तो वो क्या है, वो मार्केट है किस चीज की, वेजिटेबल्स की। तो बेसिकली ये जो शेयर्स की मार्केट है जो कि हमारी कहलाती है क्या, स्टॉक एक्सचेंज। तो ये भी क्या है, हमारी पूरी कंट्री में एक ही होगा या बहुत सारे होंगे, दो हैं शायद। है। तो बेसिकली देखिए, जैसे सब्जी मंडी होती है, कुछ बड़ी होती है आजादपुर मंडी, कुछ छोटी भी तो होती होंगी किसी रूरल एरिया के अंदर किसी कोने में, मतलब छोटी मोटी मंडी भी होती होंगी। तो ऐसे ही बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज जो कि एक तरह की मार्केट है, ये भी छोटे बड़े होते हैं, आपके ध्यान रखिएगा। क्या हमारी दिल्ली के अंदर भी स्टॉक एक्सचेंज है क्या, कहाँ, कहाँ है, यहाँ का है, छोड़ो गूगल पे सर्च कर लेना, बाकी दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है। हाँ भैया, तो दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एग्जिस्ट करता है। इवन ऐसे ऐसे, अब मैं नाम लूंगा नहीं, ये ऐसे भी स्टॉक एक्सचेंज है क्या, जैसे मेरठ स्टॉक एक्सचेंज। वो तो आप जो खाली सुनते हो उस हिसाब से बोल रहे हो कि हाँ यही तो है, वो ही तो है। जो नहीं सुनते हैं वो भी तो है। अब जैसे तुम्हारा नाम बहुत लोगों ने नहीं सुना, तो हो नहीं क्या तुम, हो ना। ठीक है। खैर, थोड़ी सी नॉलेज को एनहांस करें, एग्जिस्टिंग नॉलेज को अपस्किल करें। सब है भैया, सब है, मेरठ स्टॉक एक्सचेंज भी है। खैर, तो बेसिकली अलग अलग रीजनल एरियाज के अंदर रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस एग्जिस्ट करते हैं, और ज्यादातर स्टॉक एक्सचेंज जिस एरिया में लोकेट करते हैं उस एरिया के हिसाब से ही वो अपना नाम रख लेते हैं। जैसे कि बॉम्बे के अंदर रहने वाला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी मुंबई के अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और जैसे हम लोग कह रहे थे, क्या कह रहे थे हम, कि अलग अलग मंडियां, अलग अलग मार्केट, कुछ छोटी होती हैं कुछ बड़ी होती हैं, तो ऐसी स्टॉक एक्सचेंजेस कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मान के चलिए हमारी कंट्री दो बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस में से एक है, जिसी के ही कुछ इंडेक्स को सेंसेक्स कहते हैं। क्या होता है सेंसेक्स, उस बारे में भी अभी बात करता हूं। सेंसेक्स क्या भला है, जो हम न्यूज में सुनते रहते हैं सेंसेक्स बढ़ गया घट गया, ये क्या है, तो उस बारे में भी करता हूं बात। मुद्दे की बात की है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये एक बड़ी मार्केट है। अब आमतौर पर जो बड़ी सब्जी मंडियां होती है वहां पर बड़े बड़े फार्मर जाते हैं, खरीदने वाले भी बड़ी बड़ी लॉट में खरीदते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े परचेजर, बड़े सेलर्स वहां पर जाते हैं। छोटी मंडियों में तो छोटे फार्मर, छोटे बायर्स वही मिलते हैं। तो वही हिसाब किताब आपके स्टॉक एक्सचेंजेस का है, ध्यान रखिएगा। जो रीजनली छोटी कंपनियां, अब जो दिल्ली की छोटी कंपनी है, अब वो क्या इतना अफोर्ड कर सकती हैं, भाई खर्चा भी तो लगता होगा, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने में खर्चे लगते हैं, बहुत सारे खर्चे लगते हैं, लिटरली लीगल प्रोसीजर ही इतना सारा है, क्या ही कहने हैं।
तो कुल मिला के जो छोटी कंपनी है, दिल्ली की कंपनी है, वो तो दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाती हैं, ध्यान रखिएगा। जो मेरठ की, यूपी की लोकल कंपनीज हैं, तो वो तो मेरठ स्टॉक एक्सचेंज पर ही लिस्ट हो जाती है। क्या वहां पर सिर्फ वो कंपनीज ही होती हैं, बायर नहीं होते होंगे, बायर भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं, जो इवन सोचते हैं कि क्यों ना हम कोई ऐसी कंपनी ढूंढें, क्योंकि देखो बड़ी कंपनी के शेयर्स भी महंगे हैं, छोटी कंपनी के सस्ते शेयर्स में इन्वेस्ट करें, खूब सारी इक्विटी होल्ड कर लें, और अगर हमें उनमें मौका लग रहा है कि ये कंपनी ग्रो होंगी, तो एक दिन तो ये ग्रो होंगी जब हमारी शेयर की वैल्यूएशन इतनी सारी हो जाएगी, खूब सारा पैसा बना सकते हैं हम। तो कुल मिला के कुछ इन्वेस्टर्स की ऐसी स्ट्रेटेजी भी रहती है कि छोटे छोटे स्टॉक एक्सचेंजेस पर जाकर ऐसी कंपनी जिसके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल लग रहा है तो जाती हैं, उनमें इन्वेस्ट करती हैं, उनको ग्रो कराती हैं और अपनी वैल्यूएशन इतनी बड़ी बना लेती हैं, खूब पैसा बनाते हैं। खैर, तो स्टॉक एक्सचेंजेस बहुत सारे हैं, ध्यान रखिएगा। हमारी कंट्री के अंदर अगर एज ऑफ नाउ टोटल की बात करूं, 32 स्टॉक एक्सचेंजेस ऑपरेशनल हैं अक्रॉस द इंडिया, जिसमें से फेमस कितने हैं, बस दो। फेमस कितने हैं, बड़े स्टॉक एक्सचेंज कितने हैं, बस दो। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब देखिए, जैसा कि अभी तक मैं कह रहा था, क्या कह रहा था कि भाई ज्यादातर स्टॉक एक्सचेंज जो कि होते हैं वो लगभग लगभग जिस रीजनली एरिया के अंदर लोकेट करते हैं उसके नाम से ही अपना नाम रख लेते हैं। दिल्ली वालों ने दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, मेरठ वालों ने मेरठ स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई वालों ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अब ये नाम सुनते के साथ ही बच्चों को लगता है कि ठीक है, अच्छा ये तो सबसे बड़ा होगा, ये तो नेशनल वर्ड आ रहा है। बेसिकली वो तो ऑब्वियस ऐसा नहीं, वो ही तो ये मतलब बेवकूफ क्या, ये मतलब एक मैसेज देना चाह रहे हैं अपने नाम से कि बेसिकली हम हैं सबसे बड़े, हालांकि नहीं है ये सबसे बड़े, हम हैं सबसे बड़े। हम एक ऐसे स्टॉक एक्सचेंज हैं जो लॉन्ग टर्म में विजन है इनका कि हम सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बन के दिखाएंगे। हम किसी रीजनल एरिया में लिमिटेड नहीं है, बल्कि हम अक्रॉस द इंडिया काम करेंगे, करते नहीं है अभी, हैं छोटे ये। इवन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन है निफ्टी। दाम भी देख सकते हो आप, सेंसेक्स और निफ्टी को आपस में कंपेयर कर सकते हो। जो निफ्टी है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है। और अगर मैं इसके रीजनल एरिया की बात करूं, कहीं तो हो गई ना, ये भी कहीं तो हो गई, बैंगलोर के अंदर है ये, मगर इन्होंने अपना नाम बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज नहीं रखा। जैसे करती है ना कंपनीज, हम कुछ हटके करेंगे, तो हमने भी कुछ हटके किया, अपना नाम में नेशनल रख दिया, जिससे कि लोगों को मैसेज जाए कि हाँ हम तो सबसे बड़े हैं। बच्चे भी सोचेंगे ये तो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा नहीं है ये, ठीक है जी, सेकंड लार्जेस्ट है, ऐसे करके बातें हैं। होता क्या है ये जरा सुन लेते हैं। अब एक मार्केट के अंदर भाई एक आधी कंपनी तो नहीं आती होगी, बहुत सारी कंपनीज आती हैं, हजारों कंपनी इनके ऊपर लिस्ट होती हैं, बड़ी कंपनीज ही ज्यादातर आती होंगी। ये सेंसेक्स क्या भला है, तो जरा सुन लेते हैं। इंडिया की टॉप 30 कंपनीज, अब टॉप 30 कंपनी के अंदर रिलायंस जैसी कंपनी भी आ जाती होगी, टाटा, इन्फोसिस, विप्रो, इस तरह की कंपनी सारी की सारी ही आ जाती होंगी जरूर। खैर, तो जो इंडिया की टॉप मोस्ट 30 कंपनीज हैं, जब कहीं भी बोला जाता है कि सेंसेक्स बढ़ गया, तो ये सेंसेक्स बढ़ने का मतलब क्या होता है कि जो इंडिया की टॉप मोस्ट 30 कंपनी है, मोस्ट प्रोबेबली वो सभी की सभी अच्छा काम कर रही हैं, सभी के शेयर प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा बच्चे सोचते हैं जैसे रिलायंस के शेयर के भाव बढ़ रहे हैं तो क्यों ना रिलायंस के शेयर खरीद ले, बढ़िया रहेगा हमारे लिए। तो कई बार वो सोचते हैं कि सेंसेक्स का भाव बढ़ रहा है तो क्यों ना सेंसेक्स के शेयर खरीद ले। सेंसेक्स कोई कंपनी नहीं है, सेंसेक्स के शेयर नहीं खरीद सकते। सेंसेक्स तो क्या है, वो एक इंडिकेशन है, वो एक इंडेक्स है, वो एक इंडिकेशन है जो क्या इंडिकेट करता है कि आपकी जो कंट्री की टॉप कंपनीज हैं वो सभी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तभी सेंसेक्स बढ़ रहा है। और आमतौर पर सेंसेक्स के बढ़ने का मतलब होता है कि इंडिया की मेजर बड़ी कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वो कंपनी, जब बड़ी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेंगी तो वो ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है, ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाएंगी। तो सेंसेक्स के बढ़ना इसलिए न्यूज के अंदर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलते हैं कि एक कंट्री की ग्रोथ को वो कुछ हद तक डेपिक करता है कि सेंसेक्स अगर बढ़ रहा है तो टॉप मोस्ट कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और अगर सेंसेक्स ही डाउन जा रहा है तो सारी बड़ी कंपनी, जिसमें टाटा भी, रिलायंस भी, अडानी जी भी, सब डाउन जा रहे हैं। अब कौन बचाएगा इंडिया को? तभी कहते हैं कि सेंसेक्स तो अगर कुछ पॉइंट से नीचे गिर रहा है तो ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि अब तो मेजर कंपनीज जा रही हैं, तो इन्वेस्टर लोगों का ट्रस्ट टूटता है, वो अपना पैसा निकालती हैं, कंपनी की वैसी हालत खराब है, वो एम्प्लॉय को निकाल देंगी। तो कुल मिला के इसलिए वो इतना ज्यादा बुरा माना जाता है। तो सेंसेक्स ये चीज है, और वही चीज निफ्टी है। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी कुछ टॉप 50 कंपनीज को लिस्ट करवाती है, और टॉप 50 कंपनीज को एवरेज करके परफॉर्मेंस निकालती है। जब टॉप 50 कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, निफ्टी बढ़ता है। आमतौर पर क्या ये जो बड़ी कंपनी होती होंगी, ये बड़ी कंपनी तो बड़ी होती हैं, इनका एक जगह पैर रख के काम नहीं चलता, ये दोनों जगह पैर रखती है हमेशा। यानी जो बड़ी कंपनी होती है, रिलायंस वगैरह, तो वो बेसिकली निफ्टी में भी अपना कदम बढ़ाती हैं और सेंसेक्स में भी, यानी कि वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर भी हैं, वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर ही है। सेम कंपनी दोनों अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज पर रहती हैं, और यही कारण है जब सेंसेक्स बढ़ता है तो निफ्टी भी बढ़ता है, क्योंकि जब एक टॉप 30 कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो टॉप 50 भी करेंगी, टॉप 30 डाउन जाएंगी तो टॉप 50 भी डाउन जाएंगी, क्योंकि सेम ही कंपनी होती है, लगभग सिमिलर नेचर की होती है। तो ये होता है कुछ सेंसेक्स निफ्टी। उम्मीद करूंगा क्लियर हो गया होगा काफी हद तक। फंक्शन क्या क्या है स्टॉक एक्सचेंज के,
तो अलग अलग कंपनीज के जो शेयर्स वगैरह हैं इनका प्राइस डिटरमाइन करवाना, जितनी भी सारी की सारी ट्रांजैक्शन है उनको सेफ्टी एंश्योर करना, एक इकोनॉमी के अंदर काफी हद तक इक्विटी कल्ट क्रिएट करना। इक्विटी कल्ट का मतलब इक्विटी कल्चर क्रिएट करना कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो बैंक के अंदर पैसा ना लगाएं बल्कि इक्विटी शेयर्स वगैरह में पैसा लगाएं, जिससे कि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, रोटेट हो पाए, कैपिटल फॉर्म हो पाए। कहीं ना कहीं उम्मीद करूंगा काफी हद तक आइडिया भी लग गया होगा कि ये जो सेंसेक्स है, निफ्टी है, ये काफी हद तक इकोनॉमिक ग्रोथ को ही दिखाती हैं, क्योंकि अगर सेंसेक्स बढ़ रहा है तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जीडीपी भी बढ़ ही रहा होगा उस सिचुएशन में, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं ये काफी हद तक, इकोनॉमिक ग्रोथ में। सभी की सभी सिक्योरिटीज को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर ये स्टॉक एक्सचेंज ना होता, दैट मींस मार्केट ना होती, तो शेयर होल्डर अपने शेयर्स खरीदने के बाद में बेचने के लिए कहां आते? ये इतने बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, तो जो शेयर्स हैं वो हाईली लिक्विड हैं, कभी भी खरीदो कभी भी बेचो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बस बेचने की इच्छा रखो, मिल ही जाएगा बायर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। डिजिटलाइजेशन के जमाने में तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ही लगते हैं आपके। तो स्टॉक एक्सचेंजेस के फंक्शन कुछ इस प्रकार से। आगे सेबी, सेबी वैसे तो पता ही है कि बिग बॉस है कहां का, शेयर मार्केट का, है ना। करता क्या है? रेगुलेट करता है, लेकिन आपके ये जो फंक्शन है वो तीन हिस्सों के अंदर है। प्रोटेक्टिव फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन, डेवलपमेंटल फंक्शन, और आमतौर पर यहां से अगर कुछ आता है तो केस स्टडी आती है, जहां पर आपसे केस स्टडी के अंदर कुछ भी मैटर सा लिखा हुआ होगा कि सेबी ने ये किया, वो किया, ये किया, और फिर बोल देंगे कि बताओ, आइडेंटिफाई करो, बाय कोटिंग द लाइन आइडेंटिफाई करो कि कौन सा फंक्शन आपको दिख रहा है यहां पर और किस लाइन में कौन सा फंक्शन दिख रहा है। यानी कि वो आते हैं ना कई बार क्वेश्चन, बाय कोटिंग द लाइन, ये समझ गए, बाय कोटिंग द लाइन। खैर, तो बेसिकली ऐसे करके इसकी केस स्टडी आती है ज्यादातर। रेगुलेटरी फंक्शन है। तो जरा बारी बारी से बोलना शुरू कर देता हूं, जरा फटाफट से इधर देख लें। कभी भी अगर बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि सेबी बेसिकली चाहती है कि इकोनॉमी के अंदर प्राइस रिगिंग बहुत कम हो, प्राइस रिगिंग ना हो। क्या होती है प्राइस रिगिंग? अभी बोलता हूं। इकोनॉमी के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, कम हो, प्रोहिबिट कर देते हैं वो पूरी तरीके से कि इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होगी, किसी भी तरीके से बैड बैड प्रैक्टिसेस इन शेयर मार्केट, किसी भी तरह की मैनिपुलेशन, माल प्रैक्टिसेस इन शेयर मार्केट ना हो, वो सब कुछ प्रोटेक्टिव फंक्शंस के अंदर आता है। इन्वेस्टर को एजुकेट करना, इन्वेस्टर को एजुकेट करना, क्योंकि यहां पर प्रोटेक्टिव फंक्शंस के अंदर किसकी प्रोटेक्शन की बात चल रही है, किसकी बचाव की बात चल रही है। मासूम तो एक ही है ना, इन्वेस्टर। कंपनी तो होती है क्या फ्रॉडिया, है ना, पैसा लेके चंपत हो जाती है कुछ कंपनी, मैक्सिमम तो अच्छी होती है, बट कुछ की वजह से नाम खराब हो जाता है। तो इन्वेस्टर को एजुकेट करना काफी ज्यादा जरूरी है, जिससे कि वो प्रोटेक्ट रह सके। तो ये सारी सारी बातें आ जाती हैं यहाँ पर। ये प्राइस रिगिंग का मतलब क्या होता है? कई बार कुछ कंपनी हो सकता है ना कि ऐसा करें, क्या करें कि कंपनी की परफॉर्मेंस तो जा रही है डाउन, उनका शेयर प्राइस तो जा रहा है डाउन, उन्होंने सोचा चलो दिमाग लगाते हैं, फॉरेन में मीटिंग करके आते हैं, किसी फॉरेनर को पकड़ते हैं, अच्छा कैसे किसी इन्वेस्टर को पकड़ते हैं, उसे बोलते हैं कि आप एक काम करो, अपनी कंपनी के थ्रू और आपकी कुछ एक सब्सिडरी कंपनी होंगी, आप उन कंपनीज के थ्रू हमारे शेयर्स खरीदो, हमारे शेयर्स खरीदो, खूब शेयर्स खरीदो, खूब शेयर्स करो। एक थोड़ी सी मार्केट में एक बार वो डिमांड सी क्रिएट कर दो, जैसे हमारे शेयर्स की जब डिमांड सी थोड़ी सी बढ़ेगी, वो शेयर प्राइस जो डाउन जा रहे थे वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे, वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। उन बढ़ते हुए प्राइसेस को मार्केट करने का काम हमारा है, हम थोड़ा सा कर लेंगे मार्केटिंग कैंपेन पे खर्चा, खूब करेंगे, पीआर क्रिएट कर देंगे पूरा का पूरा, तो लोग भी देखेंगे कि हाँ ठीक है, इस कंपनी के तो शेयर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बहती गंगा में हाथ धो लो, तो लोग भी खरीदना शुरू कर देंगे। आप भी डिमांड क्रिएट करो, बाद में मार्केटिंग हम करेंगे, लोग भी डिमांड क्रिएट करेंगे, दाम पहुंच जाएगा स्काई रॉकेट, और जब स्काई रॉकेट पहुंच जाएगा निकाल लेना अपना पैसा, कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं है। फायदा किसका? फायदा उन लोगों का भी है, फायदा किसका? कंपनी का भी है, सीधी सी बात है। तो ऑब्वियसली इसमें पिस कौन जाएगा? एक जेन्युइन इन्वेस्टर, जो एक मासूम सा इन्वेस्टर होगा, जो इंडियन इन्वेस्टर्स हो जाएंगे, वो फंस जाते हैं ऐसे सिचुएशन के अंदर। बट अगर इस तरह की चीज कभी भी पकड़ी जाती है कि भाई आप अपने प्राइस को अपनी परफॉर्मेंस से मैचअप ना करते हुए मैनिपुलेट कर रहे हो कि इन्वेस्ट कर दो अभी और बाद में ऐसे करके निकाल लेना, तो यही प्राइस रिगिंग कहलाती है, ध्यान रखना। और ये इलीगल है हमारी कंट्री के अंदर। हालांकि क्या इस तरह के काम फिर भी होते हैं या नहीं? तो हाँ होते हैं, फिर भी होते तो हैं, बस सेबी का टारगेट रहता है कि थोड़ा कम रहेंगे इस तरह की चीजें, तो ये वाली बात है। हटाया तो जा ही नहीं सकता, कहां तक ट्रेस करेंगे? नहीं, ये तो हर जगह होता है, ये तो वर्ल्ड वाइड है। खैर,
इनसाइडर ट्रेडिंग तो काफी ज्यादा आसान है। क्या है जी इनसाइडर ट्रेडिंग? उस 1992 मूवी के अंदर भी बेसिकली दिखाया गया था कि हम इनसाइडर ट्रेडिंग यानी कंपनी के अंदर के इनसाइडर्स का इस्तेमाल करके, इनसाइडर मतलब जो कंपनी के अंदर ऐसे कोई लोग होते हैं जिनके पास में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। जैसे अगर किसी कंपनी को अगले 2 महीने में कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट मिलने वाला है, मिला नहीं है अभी, 2 महीने बाद मिलने वाला है, या अगले 2 महीने बाद कंपनी सोच रही है कि हम नई लाइन ऑफ प्रोडक्ट थोड़ा बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने वाले हैं और इस इंफॉर्मेशन को अभी तक पब्लिक नहीं किया गया, कंपनी अभी से ही बोर्ड मीटिंग के अंदर बातचीत कर रही है कि ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, और वो सोच रही है कि 2 महीने बाद सही वक्त पे हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सही तरीके से ये मैसेज पब्लिक में पास ऑन करेंगे जिससे कि इस पॉजिटिव न्यूज के साथ में हमारे शेयर के प्राइस भी बढ़ जाएं। बट उसी ही बोर्ड मीटिंग के अंदर बैठा था वही एक इंसान, वो चालबाज सा इंसान, वो बाद में जब घर के लिए गया तो घर से गोली होकर थोड़ा साइड में निकल गया, किसी दूसरे चालाक इंसान से मिला, उसे कहा कि भाई तुझे बताता हूं एक काम की बात, एक सीक्रेट बात किसी को बताना नहीं, हम दोनों के बीच में ही रहेगी। और क्या कि ये जो कंपनी है ना जहां पे मैं काम करता हूं, वो कंपनी 2 महीने बाद एक प्रोजेक्ट लेके आने वाली है, डाइवर्सिफिकेशन करने वाली है जिससे कि इस कंपनी के शेयर प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, अभी नहीं बढ़े, अभी नहीं बढ़े हैं दाम तो अभी कम दामों पर ही शेयर्स खरीद लेते हैं, तू भी लगा ले पैसा, मैं भी लगा लूंगा 50-50 के पार्टनर, और दोनों के दोनों लगा लेते हैं पैसा। बाद में जब 2 महीने बाद ये न्यूज पब्लिक होगी तो शेयर के प्राइस बढ़ेंगे, बढ़ते हुए दामों पे बेच देंगे शेयर्स को, मजा ही मजा, क्या ही दिक्कत की बात है, सैलरी तो आ ही रही है, साथ में प्रॉफिट भी आ गया। तो क्या लीगल है ये चीजें? तो ऑब्वियसली नहीं, इलीगल है ये चीजें। खैर, तो इलीगल है ये चीजें, यानी कंपनी के अंदर का कोई पर्सन बाहरी पर्सन से इस तरह से कांटेक्ट करके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बताए, या कंपनी का बाहरी पर्सन, जैसे कि उस 1992 मूवी के अंदर तो यही दिखाया था कि कंपनी के बाहरी पर्सन वो हर्षद मेहता स्कैमर, तो बेसिकली उन्होंने अलग अलग कंपनी के अंदर बेसिकली कुछ एक इनसाइडर्स ढूंढ लिए थे और उनसे कांटेक्ट कर करके कंपनी के अंदर की जरूरी जानकारियां बाहर निकालकर अपनी इन्वेस्टमेंट पे बेनिफिट ले लिए थे। तो डेफिनेटली इलीगल है, इवन बहुत ज्यादा रिगरस प्रोविजंस हैं इसके बारे में कानून के अंदर, जेल तक हो सकती है किसी किसी कंट्री में, तो हमारी में तो नहीं, किसी किसी कंट्री के अंदर तो उम्र कैद तक की सजा है, फांसी नहीं, मतलब फांसी से निचला लेवल उम्र कैद ही होता है, तो उम्र कैद तक की सजाएं हैं। अगर कुछ भी पाए गए, लिप्त पाए गए आप इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर, तो बस जिंदगी बर्बाद, यही 40-50 हजार 1-2 लाख के चक्कर में बस जिंदगी बर्बाद, खत्म, टाटा बाय बाय। तो इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो तो ये सब कुछ प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर आता है। इसके अलावा ये जो लॉज बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं, तो वो सब कुछ आपके रेगुलेटरी फंक्शन के अंदर आता है। और ये जो ट्रेनिंग देते हैं, किसको किसको ट्रेनिंग देते हैं? क्या इन्वेस्टर को? क्या आओ हम सिखाते हैं तुम्हें इन्वेस्टिंग करना? नहीं, ये जो ट्रेनिंग देते हैं टू इंटरमीडियरीज, कौन होते हैं इंटरमीडियरीज? हाँ, तो इंटरमीडियरीज के अंदर ब्रोकर आ जाते हैं, सब ब्रोकर आ जाते हैं, शेयर ट्रांसफर एजेंट आ जाते हैं, मर्चेंट बैंकर आ जाते हैं, यानी ये सारे के सारे टर्म्स आपकी शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ बीच वाले पर्सन हैं जो कि इस एंटायर प्रोसेस के अंदर बीच में रहते हैं। एक तरफ कंपनी है, दूसरी तरफ पब्लिक यानी इन्वेस्टर हैं, लेकिन एंटायर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, मर्चेंट बैंकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, ब्रोकर लोग, सब ब्रोकर वगैरह वगैरह। तो ये सबको ट्रेनिंग देने का काम करते हैं कि बेसिकली आप अपना काम अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं वगैरह वगैरह। सर्टिफिकेशन कोर्सेज वगैरह भी सेबी कंडक्ट कराता है, आप भी भविष्य में कर सकते हैं। तो बेसिकली वो सब उसके डेवलपमेंटल फंक्शन के अंदर ही आता है। ठीक है जी, आप लोग भी कर सकते हैं सेबी के सर्टिफिकेशन कोर्सेज। हाँ, इसके भी लेवल होते हैं लगभग लगभग कि लगभग 35-40 तरह के सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं इनके। उसमें से कुछ एक तो सर्टिफिकेट कोर्सेज मतलब काफी ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं, अगर वो आप कर लेते हो तो बहुत बढ़िया है। NISM, ICSI, ये गूगल पे टाइप कर लें, फिर खुद ब खुद आपका सब कुछ कच्चा चिट्ठा निकल के आ जाएगा। फ्री में भैया, फ्री में नहीं मिलेगा कुछ भी, है सब फ्री में चाहिए, है ना भैया। फायदा चाहिए तो कोस्ट चुकानी पड़ेगी, कोस्ट चुका रहे हो तो फायदा जरूर निकालो, ये लाइन है, बात खत्म। तो अगर फ्री में मिल रहा है ना तो फिर उसकी कोई कीमत नहीं होगी। ऐसा क्यों का क्या मतलब है? भाई इतना तो मासूमियत से बाहर आओ ना, थोड़ा दुनियादारी में आओ। अगर कोई चीज मिल रही है ना फ्री में तो उसकी कोई कीमत नहीं होगी, वो बस ऐसी बेवकूफ बना रहे होंगे, आपका टाइम बर्बाद कर रहे होंगे, वो अपनी कोई और चीज को बेचेंगे उस फ्री सेमिनार के अंदर, फ्री कॉन्फ्रेंस के अंदर, ऐसे करके बातें हैं।